So welcome back to our channel. Today we are going to study about our new important topic motivation and learning. So let's start. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का टर्म आता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस। अब मोटिवेशन को हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। इट इज़ प्रोसेस विच हेल्प्स ए पर्सन टू स्टार्ट समथिंग, कीप ऑन डूइंग इट एंड फाइनली अचीविंग योर गोल्स। यानी कि अभिप्रेरणा वह पीछे से ताकत होती है जो हमें किसी कार्य को करने की क्षमता प्रदान करती है, जो हमें अंदर से साहस प्रदान करती है। दूसरा हम लोग का यहाँ पे टॉपिक आता है लर्निंग। तो लर्निंग होता है एफर्ट एंड प्रैक्टिस से होती है। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। मोटिवेशन एंड लर्निंग गो हैंड इन हैंड, यानी कि मोटिवेशन एंड लर्निंग जो है वह एक साथ चलते हैं। मोटिवेशनल पॉजिटिवली अफेक्ट लर्निंग, यानी कि मोटिवेशन जो है वह पॉजिटिवली अफेक्ट करता है हमारी लर्निंग को। अगर हमारा मोटिवेशन हाई होगा तो हमारी लर्निंग भी हाई होगी, और अगर हमारा मोटिवेशन डाउन होगा तो लर्निंग भी डाउन होगी हम लोग की। मोटिवेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड मोटिव इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज़ डिफाइंड एज अ नीड दैट रिक्वायर सेटिस्फैक्शन, यानी कि हमें यहाँ जो अभिप्रेरणा शब्द है वह अंग्रेजी के शब्द मोटिव से बना गया है, जिसका मतलब होता है कि हमारी जो आवश्यकताएँ हैं उनको पूरा करना। मोटिव इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इमोवियर विच मीन्स एनर्जी इन मोशन, यानी कि हमारा मोटिवेशन जो है वह इमोवियर वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है एनर्जी इन मोशन। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि मोटिवेशन किस वर्ड से डिराइव किया गया है। तो यहाँ पे इमोवियर की स्पेलिंग भी वो लोग चेंज कर देते हैं, EMOVARE कर देते हैं, तो आपको उसमें नहीं लगाना है, VERE में आपको लगाना है। और इसकी मीनिंग भी कई बार पूछी जा चुकी है, एनर्जी इन मोशन, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो उसके बाद हम लोग का आता है मोटिव्स यानी कि प्रेरक। तो जो चीज़ हमको प्रेरणा देगी उसके पीछे एक प्रेरक होगा जो हमें प्रेरणा देगी। तो प्रेरक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल प्रेरक और दूसरा होता है सोशियोजेनिक प्रेरक। बायोलॉजिकल प्रेरक हम लोग के होते हैं फूड, वाटर, स्लीप, यानी कि हमारी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं, खाना पीना सोना, इन्हीं को हम लोग बायोलॉजिकल मोटिव्स कहते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल प्रेरक। और दूसरे जो हम लोग के होते हैं वो सोशियोजेनिक प्रेरक, यानी कि सामाजिक प्रेरक। बायोलॉजिकल प्रेरक को प्राइमरी प्रेरक भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों की प्राइमरी आवश्यकताएं इनके बगैर हम जीवित ही नहीं रह सकते। सोशियोजेनिक प्रेरक जो हैं, सामाजिक प्रेरक, वह भी आवश्यक हैं, लेकिन उनके बगैर आदमी मर नहीं सकता, मतलब उनके बगैर भी जीवित रहेगा। तो सोशियोजेनिक प्रेरक जो हम लोग के जैसे हैं मनी, पावर, फेम, अचीवमेंट, और इनको सेकेंडरी प्रेरक भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बगैर आदमी मर नहीं सकता, मतलब जीवित ही रहेगा, इसीलिए इनको सेकेंडरी कहा गया है। और जिनके बगैर आदमी जीवित ही नहीं रह सकता उन बायोलॉजिकल हैं, और उनको प्राइमरी प्रेरक कहा गया है। जिस प्रकार हम लोग के प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार हम लोग की अभिप्रेरणा भी दो प्रकार की होती है। तो अभिप्रेरणा हम लोग की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला हम लोगों का है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा हम लोग की है जो है पॉजिटिव मोटिवेशन है। इसका लोकस ऑफ कंट्रोल इज़ इंटरनल, यानी कि इसका नियंत्रण का जो केंद्र है वो हम लोग के अंदर होता है। ये एग्ज़ाम्पल लर्निंग फॉर लर्निंग, यानी कि इसमें हम लोग का जो नियंत्रण केंद्र होता है वह हम लोग के अंदर होता है, यानी कि हम लोग इसमें सीखने के लिए ही सीखते हैं, मतलब हम लोग का लर्निंग फॉर द ट्रू सेक ऑफ लर्निंग, यानी कि अंदर से हम लोग की इच्छा होती है सीखने की, तो उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। दूसरा हम लोग का होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि पुश स्टार्ट, जैसे कि धक्का दे के चलाना, उसे आप कह सकते हैं। तो इसका लोकस ऑफ कंट्रोल इज़ एक्सटर्नल, यानी कि इसका जो है अभिप्रेरणा का केंद्र बाहर होता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे डर, यानी किसी को डरा के उससे काम करवाया जाए, तो या फिर उसे अवार्ड दिखा के या पनिशमेंट दिखा के, सैलरी के लिए, प्राइड के लिए, ऐसे ये सब जो है ये हम लोग के बाह्य हम लोगों के प्रेरक होते हैं, मतलब ये बाह्य अभिप्रेरणा होती है। तो बाह्य अभिप्रेरणा अच्छी नहीं होती है, अच्छा हम लोगों को इसे इंट्रिंसिक वाले को माना जाता है, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन अगर होगा तो आदमी ज़्यादा दूर तक जा सकता है।
और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में कम दूर तक जा सकता है। उसके बाद हम लोगों का आता है मोटिवेशन साइकिल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें क्रम पूछा जा सकता है, 1 2 3 4 5, इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसमें कई बार पूछा जा चुका है कि इसमें तीसरे नंबर पे क्या आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा, तो इसे वो आपको क्रम वाइज याद करना होगा। यह नीड से शुरू होता है और रिलीफ पे ख़त्म होता है। तो सबसे पहले हम लोगों का आता है नीड, यानी कि मोटिवेशन, आवश्यकता। तो सबसे पहले तो यही हम लोगों को आवश्यकता हम लोगों को महसूस होनी चाहिए कि हम लोग को करना क्या है, किसके लिए करना है। तो आवश्यकता आती है। फिर हम लोग का आता है ड्राइव, यानी कि चालक, यानी कि प्रणोद, यानी कि जो हम लोगों को चलाएगा पीछे से, जो हम लोगों के या तो अंदर से होगा या तो बाहर से होगा, यानी आप किसी सैलरी के लिए कहेंगे या अपने लिए करेंगे कुछ उसके लिए। फिर हम लोगों का यहाँ पे तीसरा आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपको अपना गोल मिल सके, यानी कि आप उसके अनुसार ही अपना एक्शन करेंगे। पांचवा हम लोग का आता है अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी कि गोल अचीव्ड, यानी कि चौथे नंबर में हम लोगों का गोल अचीव हो जाएगा। यानी कि पहले हम लोग को आवश्यकता महसूस हुई, फिर हम लोग का प्रणोद आया, यानी कि अंदर से उत्तेजना हुई, तो हम लोगों ने फिर उसके हिसाब से काम किया, फिर हम लोगों को गोल मिल गया। फिर हम लोग जो है रिडक्शन इन अराउजल हो गया, रिलीफ हो गया, फिर हम लोगों का जो है शांत हो गया। फिर दूसरी कोई आवश्यकता हम लोगों को महसूस होगी, फिर उसके हिसाब से हम लोग को उत्तेजना होगी, फिर हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे और फिर हम लोग को वो गोल मिल जाएगा, तो फिर हम लोग शांत हो जाएंगे। तो ऐसा यह प्रक्रिया चलती रहती है और यह मोटिवेशन ऑफ साइकिल चलती रहती है। उसके बाद हम लोगों का आगे आता है ड्राइविंग फोर्सेस एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, यानी कि जब हम किसी गोल को अचीव करने के लिए कार्य कर रहे होते हैं, तो एक तो हम लोगों की ड्राइविंग फोर्स आ जाती है, यानी कि जो हम लोगों को गोल की ओर हम लोगों को ले जाती है। दूसरी हम लोग क्या आती है रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पाथ। तो दूसरा हम लोगों का अपोजिट फोर्स होती है ड्राइविंग फोर्स की, तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों का आता है अप्रोचेस एंड ओरिएंटेशन। ये हम लोग की 3 प्रकार की होती हैं। अप्रोचेस एंड ओरिएंटेशन, यानी कि जिसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं उसके पीछे जो हम लोगों का उद्देश्य है वह कैसा है, तो उसके लिए हम लोगों को 3 प्रकार के मुख्यतः बताए गए हैं। पहला है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, दूसरा है फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, तीसरा है मास्टरी लर्निंग ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में मतलब बच्चे को फर्स्ट आना होता है, केवल परफॉर्मेंस पे ध्यान होता है, बाकी बच्चा कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा होता है उससे कुछ मतलब नहीं है, केवल बच्चे को फर्स्ट आना चाहिए। दूसरा हम लोग का आता है फेलियर अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, यानी कि हम जैसे कि 33% मार्क्स पासिंग होते हैं, तो केवल हम लोग को 33% ले आने हैं, यानी कि फेल नहीं होना है, बस ये होता है। मतलब पास होना है और किसी भी कीमत पे और कैसे भी, मतलब नंबर कैसे भी अच्छे बुरे उससे मतलब नहीं है हम लोगों को। और तीसरा हम लोग का आता है मास्टरी लर्निंग ओरिएंटेशन, यानी कि लर्निंग फॉर द ट्रू सेक ऑफ लर्निंग, लर्निंग फॉर मास्टरी, यानी कि ये सबसे अधिक अच्छा वाला ओरिएंटेशन होता है, अप्रोच होता है, जिसके हिसाब से हम लोगों को बच्चों को कराना चाहिए। क्योंकि इसमें बच्चा केवल सीखने के लिए सीखता है, वो नंबर के लिए नहीं सीखता है, वो केवल पास होने के लिए नहीं सीखता है, वो सीखने के लिए सीखता है। और यह पॉजिटिव होता है और सबसे बेस्ट मेथड होता है मास्टरी ओरिएंटेशन, मास्टरी लर्निंग ओरिएंटेशन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और सब इसमें मेन बात कही गई है, डू नॉट कंपेयर द चाइल्ड विथ अदर्स, इंस्टेड कंपेयर द चाइल्ड टू हिज प्रीवियस सेल्फ, यानी कि बच्चे को हमें किसी दूसरे अन्य बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। बच्चे को हमें उसी के पिछले पास्ट, मतलब उसकी परफॉर्मेंस पहले कैसी थी और अब कैसी है, उसके हिसाब से बच्चे को कंपेयर करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे आ गया है मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स। अब्राहम मैस्लो ने दिए थे यहाँ पे 5 स्तर उन्होंने बताए थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे ये लेवल नीचे से ऊपर की ओर शुरू होते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे नीचे साइकोलॉजिकल नीड्स और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इन्होंने कहा था कि ये 5 स्तरों में इन्होंने बांट दिया था मनुष्य की आवश्यकताओं को। तो ये आवश्यकता का इन्होंने एक क्रम बनाया था। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने रखा था साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। तो शारीरिक आवश्यकताएं सबसे पहले मनुष्य की होती हैं, यानी कि हवा, पानी, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग,
यानी कि सबसे पहले तो शारीरिक ज़रूरतें ही आ जाती हैं, जिसके बगैर आदमी जी ही नहीं सकता, तो वो सबसे पहले होती हैं। और इसमें जब यह इसको फिजियोलॉजिकल नीड्स जब आदमी को मिल जाती हैं, तो उसके बाद उसकी सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं आ जाती हैं। पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स, यानी कि अच्छा खाए, अच्छा पिए और मतलब पैसे का सोर्स होना चाहिए, तो वो ज़रूरतें आ जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाती है उसकी लव एंड बिलोंगिंग, यानी कि प्रेम व अपनत्व की आवश्यकता, यानी कि फ्रेंड, फैमिली एंड सेंस ऑफ कनेक्शन। यानी कि सबसे पहले आदमी की शारीरिक आवश्यकता होती है, फिर उसकी सुरक्षा होती है, फिर उसके बाद प्रेम व अपनत्व की भावना होती है। उसके बाद इन्होंने रखा है इस्टीम को, यानी आत्मसम्मान की आवश्यकता। यानी कि जब हम लोग को खाना मिल गया, उसके बाद सेफ्टी मिल गई, उसके बाद प्रेम मिल गया, अपनत्व मिल गया, उसके बाद हम लोग जो है आत्मसम्मान की आवश्यकता हम लोग को महसूस होती है। आत्मसम्मान जैसे कि रिस्पेक्ट है, सेल्फ इस्टीम है, स्टेटस है, रिकॉग्नाइजेशन है, स्ट्रेंथ है, फ्रीडम है। यानी कि यहाँ पे हम लोग सम्मान ढूंढेंगे, स्टेटस एक समाज में अपना जो है स्थान ढूंढेंगे, फिर अपने पावर ढूंढेंगे और आज़ादी ढूंढेंगे। और सबसे ऊपर जो इन्होंने रखा है वह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रखा है, यानी कि आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं। यानी कि डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यानी कि जब आपको सब कुछ मिल चुका है, खाना पानी, आपको सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, फिर आदमी जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि वह क्या है, वह मैं कौन हूँ, यह जानने का प्रयास करता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जैसे कि आप गौतम बुद्ध को रख सकते हैं। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगली लेवल पर तब पहुंचेगा आदमी जब पिछली लेवल की आवश्यकताएं पूरी होंगी। यानी अगर आदमी का खाना पानी ही नहीं मिल पा रहा है, तो वह सेफ्टी नीड्स, सुरक्षात्मक नीड्स की ज़रूरत उसे नहीं महसूस होगी। तो सबसे पहले से स्टार्ट होगा और सबसे ऊपर तक जाएगा। अगर पहली ज़रूरत हम लोग की पूरी नहीं होगी, तो दूसरी ज़रूरत हम लोग को महसूस नहीं होगी। उसके बाद यहीं पे मैंने मैस्लो का पिरामिड हिंदी में लिख दिया है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले नंबर पे इसमें शारीरिक आवश्यकताएं दी गई हैं, शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरे नंबर सुरक्षा आवश्यकताएं, तीसरे नंबर पर अपनत्व व प्यार, चौथे नंबर पर सम्मान और सम्मान की आवश्यकता, और पाँचवें नंबर पर आत्म वास्तविकता, यानी कि स्वयं को जानना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, हर बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद आता है अचीवमेंट मोटिवेशन। ये मतलब एक उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था डेविड मैकलेलैंड एंड एटकिंसन ने। तो इसमें इन्होंने तीन क्रम बनाए थे, यानी कि नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग को पावर की आवश्यकता होती है, फिर संबंध की, और फिर होती है अचीवमेंट की। और इसमें मुश्किल परिस्थिति में भी लक्ष्य की ओर अग्रसित रहने को इन्होंने कहा है। तो सो थैंक यू फॉर द क्लास टुडे। इन अदर वीडियो वी विल मीट विद अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।